हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल पढ़ाई हब बाय अल्पना मैम। आज हम अपना इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 4 कंटिन्यू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, जैसे कि सबसे इसमें जो मेन हमारा चैप्टर का नेम है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंडर हमने पढ़ा था कि यहाँ पर 3 कंपोनेंट्स आते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये सब हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ लिया है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो देखिए, क्योंकि ये वीडियो जो आज हम कंटिन्यू करेंगे ये उसी से कनेक्टेड है। तो वहाँ पर हमने देखा था, सबसे पहले हमने एक टॉपिक लिया था लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब हमने किन किन सेक्टर्स को फ्रीडम दी थी काम करने के लिए, ठीक। तो यहाँ पर हमने कुछ सेक्टर्स के बारे में तो पढ़ लिया था। अब लिबरलाइजेशन के अंडर हम और सेक्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि किन किन को कितनी कितनी और फ्रीडम दी गई थी। तो देखते हैं यहाँ पर इकोनॉमिक रिफॉर्म अंडर लिबरलाइजेशन। हम लिबरलाइजेशन के रिगार्डिंग पढ़ रहे थे। तो लिबरलाइजेशन की अब हम बात करें तो अब 3rd नंबर पर टैक्स रिफॉर्म, मतलब टैक्स के रिगार्डिंग क्या क्या चेंजेस हुए थे। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी, ये फिस्कल पॉलिसी का सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, टैक्स, ठीक। क्योंकि देखिए फिस्कल पॉलिसी की अगर हम बात करें तो फिस्कल पॉलिसी आप कह सकते हैं दैट इज इक्वल टू द गवर्नमेंट बोरोइंग, ठीक। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि भाई जब तक गवर्नमेंट की बोरिंग मतलब गवर्नमेंट ने किसी से पैसा लिया हुआ है तो वो कैसे ख़त्म करेगी उसे। सपोज आपने किसी से अगर पैसा लिया तो आप उसे कैसे ख़त्म करोगे, भाई उसका पेमेंट करके करोगे ना। आप पेमेंट कहाँ से करोगे, जब आपके पास पैसा आएगा, और गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है, टैक्स से। तो यहाँ पर टैक्स से रिलेटेड कौन कौन से रिफॉर्म हुए थे या क्या चेंजेस हुए थे वहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, देयर आर 2 टाइप ऑफ टैक्स, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स होते क्या हैं। तो देखिए डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है द बर्डन ऑफ विच कैन नॉट बी शिफ्टेड ऑन टू अदर्स। ऐसा टैक्स जिसको पे करने का बर्डन मैं किसी और पर ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, वो जिसका टैक्स है उसे ही बियर करना है, जैसे कि इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स। भाई आप अगर अपना इनकम टैक्स पे करते हो तो भाई आप ही के तो साइन होते हैं, आप ही के तो अकाउंट में से डिडक्ट होता है, किसी और के नेम से तो नहीं बनता होगा, ठीक। तो सिंपल सी बात है, ऐसा टैक्स का बर्डन जिसे हम किसी और पर शिफ्ट नहीं कर सकते वो हमें ही पे करना है, दैट इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स द बर्डन ऑफ विच कैन बी शिफ्टेड ऑन टू अदर्स। ऐसा टैक्स जिसको पे करने का बर्डन हम किसी और पर शिफ्ट कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स, दैट इज नोन एज जीएसटी। जैसे कि हम जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात करें तो भाई हम मार्केट से कोई भी सामान लेकर आते हैं उस पर जीएसटी लगता है, तो क्या उस सामान का जीएसटी हम गवर्नमेंट को डायरेक्टली हम खुद अपने नाम से पे करते हैं, नहीं ना। आप लोग अगर ऑब्वियस सी बात है मॉल में या किसी शॉप में जाओगे तो उस पर आपका बिल होगा, बिल के नीचे वो जीएसटी आपको देंगे, तो वो जीएसटी आप उस शॉपकीपर को दोगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक। ऐसा तो नहीं है उस सामान की जीएसटी आप अपने आईटीआर में मतलब उसमें लिखवाओ, ऐसा तो नहीं होता, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, आप अपना टैक्स तो पे कर रहे हो बट आपने उसे शिफ्ट कर दिया किसके ऊपर, किसी और के ऊपर, ओके। चलिए इसके बाद आता है, अब देखिए टैक्स की हमने बात करी कि टैक्स स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंज आया था। तो पहले तो हमने ये देख लिया देयर आर 2 टाइप ऑफ टैक्स, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। उसके बाद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स हैव ग्रेजुअली रिड्यूस्ड। जो डायरेक्ट टैक्स थे या जो इनडायरेक्ट टैक्स थे उन दोनों को ही रिड्यूस कर दिया गया अप टू अ सर्टेन लिमिट। अब यहाँ पर रिड्यूस का मतलब, सपोज पहले अगर 100 रुपीज़ में से गवर्नमेंट 10 रुपीज़ का टैक्स लेती थी सपोज, तो अब गवर्नमेंट ने क्या कहा कि भाई 100 रुपीज़ में से आपको सिर्फ 5 रुपीज़ का टैक्स देना है। ऑलमोस्ट हाफ हो गया टैक्स, है ना। तो इससे क्या हुआ, इससे लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पे करना स्टार्ट किया, क्योंकि अब टैक्स बहुत ही कम था। अब अगर हम लिबरलाइजेशन से पहले की बात करें तो टैक्सेस की जो रेट थी वो बहुत ही ज़्यादा थी, जिससे लोग क्या करते थे, टैक्स एविएशन करते थे, मतलब टैक्स की चोरी करते थे। कई लोग तो टैक्स फिल ही नहीं करते थे, मतलब देते ही नहीं थे, पे ही नहीं करते थे, ठीक। तो इस तरीके से क्या होता था, गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यू आता था वो बहुत ही कम आता था, ठीक। उसके बाद अब हम बात करें कि जब हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की जो रेट है वो रिड्यूस कर दी गई, कम कर दी गई, तो क्या हुआ भाई ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि भाई 100 में से आपको सपोज 3, 4 या 5 रुपीज़ देने हैं तो आप इजीली उसे टैक्स पे कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही कम अमाउंट था। तो ऑब्वियस सी बात है, जब इस तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को रिड्यूस किया गया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने टैक्स भरना स्टार्ट कर दिया और गवर्नमेंट की रेवेन्यू थोड़ी सी इंक्रीज होने लगी। उसके बाद हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर ऑल्सो बीन रिफॉर्म्ड लाइक जीएसटी। अगर हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर की, क्योंकि देखिए इनडायरेक्ट टैक्स मतलब पहले बहुत सारे टैक्स होते थे, वैट टैक्स, सेल्स टैक्स और भी आपके कई तरीके के इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे। अब उन सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को मिलाकर हमने क्या कर दिया,
जीएसटी। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर है कि मतलब कौन कहाँ पर किसी स्टेट में कितना टैक्स लगेगा, उस सारे टैक्स स्ट्रक्चर को हमने बहुत ही सिंपल कर दिया, बहुत ही रिफॉर्म करके बहुत ही सिंपल कर दिया, दैट इज नोन एज जीएसटी, जो कि पूरे नेशन में एक ही है। आप कहीं भी चले जाओ आपको इतनी ही जीएसटी पे करनी है, आपको उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। उसके बाद कि भैया जीएसटी है क्या, तो जीएसटी हमारे यहाँ इंडिया में 1 जुलाई 2017 को मतलब एप्लीकेबल हुआ था। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी। जीएसटी का स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पर 5% में फिर हम कह सकते हैं 5 कैटेगरी में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जैसे कि 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। ठीक, तो ये हमारा आता है कुछ जैसे कि नेसेसरी गुड्स हैं, उसके बाद हमारे मिल्क से रिलेटेड गुड्स हैं, ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ, सबसे कम या फिर बिल्कुल जीएसटी जिस पर नहीं लगती है वो होते हैं नेसेसरी गुड्स। ओके, और सबसे ज़्यादा जो हमारा जीएसटी लगता है वो लगता है लग्जरी गुड्स पर। ओके, नेक्स्ट आता है जीएसटी फोकस ऑन द सप्लाई ऑफ गुड रादर देन देयर प्रोडक्शन। जीएसटी किस पर फोकस करता है, जीएसटी फोकस करता है सप्लाई ऑफ द गुड्स पर, कि गुड्स की सप्लाई कब और कहाँ हो रही है, रादर देन देयर प्रोडक्शन, उसके प्रोडक्शन की बजाय वो उसकी सप्लाई पर फोकस करता है। एंड इट कैरीज द स्लोगन ऑफ 1 टैक्स 1 नेशन एंड 1 मार्केट। ये जो जीएसटी, ये जो एक बनाया गया था, सारे इनडायरेक्ट टैक्स को मर्ज करके एक टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स बनाया गया था। इसका स्लोगन क्या था, 1 टैक्स 1 नेशन एंड 1 मार्केट। एक मार्केट में, एक नेशन में सिर्फ एक ही टैक्स होगा, एक ही इनडायरेक्ट टैक्स होगा, जिसे हम जीएसटी के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म के मतलब फॉरेन एक्सचेंज में क्या क्या बदलाव हुए थे, तो सबसे पहले टू रिजॉल्व बीओपी क्राइसिस। तो भाई ये बीओपी क्राइसिस क्या है, तो बीओपी का मतलब यहाँ पर है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे लास्ट चैप्टर है, तो उसमें हम पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। और बीओपी क्राइसिस मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में बता देती हूँ। बीओपी क्राइसिस का मतलब होता है, बीओपी क्राइसिस में हम यहाँ पर सिर्फ मनी इनफ्लो और मनी आउटफ्लो की बात करते हैं। ठीक है, पैसा आया और पैसा गया। तो जब हमारे यहाँ इन कंपैरिजन मनी इनफ्लो मनी आउटफ्लो ज़्यादा हो जाती है, उसी को हम बीओपी क्राइसिस कहते हैं। फिर से बताती हूँ, बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम क्या करते हैं, अपने यहाँ अपनी कंट्री के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, कि कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। तो जब हमारी कंट्री में पैसा आया, मतलब पैसा जो आया है वो एज कंपेयर जो पैसा गया वो क्या है, काफ़ी कम है, या फिर सिंपल बात है पैसा आया कम है और गया ज़्यादा है, तो उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, बीओपी क्राइसिस। अब भाई पैसा आया कम और गया ज़्यादा, अब पैसा अगर चला ज़्यादा गया तो ऑब्वियस सी बात है उसकी पूर्ति कैसे होगी, उसकी पूर्ति तब होगी जब हम फॉरेन करेंसी को अपने यहाँ, मतलब फॉरेन करेंसी की सप्लाई हमारे यहाँ ज़्यादा हो। चलिए, और मैं सिंपल अगर आपको बताऊं तो देखिए, आपके यहाँ अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट की हम बात करें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में मैंने कहा आपसे पैसा आया, तो पैसा आता कब है, पैसा आपके पास कब आएगा, पैसा हमारे पास तब आएगा जब हम किसी सामान का एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक, एक्सपोर्ट। और पैसा जाएगा कब, जब हम इंपोर्ट करेंगे। भाई अगर हम बाहर से कोई सामान मंगाएंगे तो पैसा जाएगा, सामान तो आ जाएगा, बट पैसा भी तो देना पड़ेगा हमें। ऐसे ही जब हम अपने यहाँ का सामान कहीं विदेश भेजेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, बीओपी क्राइसिस का मतलब हमारे यहाँ इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है। तो यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म में फिर हमने क्या करने की कोशिश करी, एक्सपोर्ट को बढ़ाने की कोशिश करी। कैसे करी वो देखते हैं। सबसे पहले है हमारा डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी मतलब हम अपनी होम करेंसी की बात कर रहे हैं, रुपीज़ की बात कर रहे हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया, अपनी ही करेंसी की वैल्यू को कम कर दिया एज कंपेयर टू द फॉरेन करेंसी। अब क्या हुआ, हमारी होम करेंसी कम हो गई और फॉरेन करेंसी ज़्यादा हो गई। पहले फॉरेनर्स को $1 में
जितना इंडियन मार्केट से सामान मिलता था या जितने इंडियन गुड्स मिलते थे, अब उसी $1 में उन्हें उससे ज़्यादा इंडियन गुड्स मिल रहे थे। मतलब हम सिंपल कह सकते हैं रिजल्टिंग मोर डिमांड ऑफ इंडियन गुड। मतलब फॉरेनर्स के लिए मतलब हमारी इंडियन करेंसी सस्ती हो गई, तो ऑब्वियस सी बात है उन्होंने इंडियन गुड्स की डिमांड ज़्यादा कर दी। भाई जो चीज़ सस्ती होती है उसकी डिमांड ज़्यादा होती है। लॉ ऑफ डिमांड हमने 11th में पढ़ा था, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जब डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, जब रुपीज़ की कीमत कम हुई एज कंपेयर टू फॉरेन करेंसी, तो फॉरेनर्स ने इंडियन गुड्स की डिमांड को बढ़ा दिया। और जैसे ही इंडियन गुड्स की डिमांड बढ़ी वैसे ही हमारा एक्सपोर्ट क्या होने लगा, बढ़ने लगा। भाई हमें वही करना था। ठीक है, एक्सपोर्ट बढ़ने लगा। अब एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो बदले में वापस क्या आएगा, फॉरेन करेंसी आएगी। तो वही चीज़ आ गई, राइज इन द सप्लाई ऑफ द फॉरेन करेंसी। ओके, यहाँ पर देखो डबल, यहाँ पर जो गवर्नमेंट ने ये चीज़ एक सोची, उसका यहाँ पर गवर्नमेंट को काफ़ी बेनिफिट हुआ। क्योंकि एक भाई बात बताइए सिंपल, अगर सपोज यहाँ पर गवर्नमेंट ने इंडियन रुपीज़ की वैल्यू को कम किया एज कंपेयर टू फॉरेन करेंसी। अब भाई फॉरेनर्स अगर आते हैं हमारे यहाँ, ठीक है, उन्हें $1 के बदले में पहले 70 रुपीज़ मिलते थे, अब उन्हें $1 के बदले में 72 रुपीज़ मिलेंगे। मान लिया हमने हमारे यहाँ की कीमत क्या हो गई, कम हो गई, तो अब उन्हें $1 के बदले में 72 रुपीज़ मिलेंगे। मतलब उनके लिए इंडियन करेंसी सस्ती हो गई। ठीक, बट वो 72 रुपीज़ भाई अपने घर तो लेकर जाएंगे नहीं, क्योंकि उनके यहाँ तो रुपीज़ चलते ही नहीं। वो रुपीज़ कहाँ पर खर्च करेंगे, इंडिया में खर्च करेंगे। तो हमारे यहाँ क्या हो रही है, उनको ये लग रहा है कि इंडियन करेंसी सस्ती है, जिससे वो क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन गुड्स की डिमांड कर रहे हैं। तो भाई इंडियन गुड्स की डिमांड कर रहे हैं, बट वो पैसा भी यहीं तो खर्च कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फॉरेन करेंसी आएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, इंडिया ऑप्टेड फ्लोट एक्सचेंज रेट। इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने चुना, किसको चुना, फ्लोट एक्सचेंज रेट को। हमारे यहाँ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा पूरा चैप्टर है। ठीक है, तो वहाँ पर हम इसे एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे। वहाँ पर एक्सचेंज रेट को डिसाइड करने के 3 कंडीशन होती हैं या 3 मैथड्स होते हैं जिस तरीके से एक्सचेंज रेट डिसाइड होती है। तो यहाँ पर इंडिया ने क्या किया, फ्लोट एक्सचेंज रेट को अडॉप्ट किया, मतलब उसको चुना। अब ये होता क्या है, फ्री प्ले ऑफ द मार्केट फोर्सेस। फ्री प्ले ऑफ द मार्केट फोर्सेस का मतलब, मार्केट फोर्सेस क्या होती हैं, मार्केट फोर्सेस का मतलब होता है डिमांड एंड सप्लाई। तो अब यहाँ पर किसके डिमांड एंड सप्लाई की बात हो रही है, दैट मीन्स एक्सचेंज रेट ऑफ रुपीज डिटरमाइंड बाय फोर्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। इंटरनेशनल मार्केट में रुपीज़ की जब जितनी सप्लाई है या जितनी डिमांड है उसके बेस पर उसकी वैल्यू को डिसाइड किया जाएगा। अब इससे हुआ क्या, पहले हम ये आपको एक बता देते हैं। इंटरनेशनल जो मार्केट होता है वहाँ पर मनी को क्या किया जाता है, या बाकी देश की करेंसी का एक रेट, मतलब एक्सचेंज करके एक एक्सचेंज रेट डिसाइड किया जाता है कि $1 के बदले में कितने इंडियन रुपीज़ मिलेंगे। आपने सुना होगा ना, 70 रुपीज़, 72 रुपीज़, 74 रुपीज़। तो वही डिसाइड किया जाता है इंटरनेशनल एक्सचेंज मार्केट में। अब वहाँ पर होता क्या है, देखिए अगर मैं बात करूँ फॉरेन या फिर इंटरनेशनल एक्सचेंज मार्केट की, वहाँ पर क्या है, सपोज़ इंडियन रुपीज़ की सप्लाई बढ़ गई। यहाँ पर ये रुपीज़ की हम बात कर रहे हैं, हम सिर्फ रुपीज़ की बात कर रहे हैं। रुपीज़ की सप्लाई क्या हो गई, बढ़ गई एज कंपेयर टू डिमांड। ये सप्लाई बढ़ गई, और अब जब डिमांड के कंपैरिजन में सप्लाई बढ़ गई तो डिमांड कम हो गई। सिंपल सी बात है। और भी सिंपल तरीके से समझते हैं, भाई आप लोग सब लोगों के यहाँ वाटर सप्लाई आती है, वाटर सप्लाई कंटिन्यू आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अगर 2 दिन या 1 दिन वाटर सप्लाई ना आए या फिर इलेक्ट्रिसिटी ना आए तो आपको उसकी क्राइसिस होती है, शॉर्टेज होती है। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि अगर वो चीज़ नहीं आ रही तो आपने उसका कंजम्पशन ज़्यादा किया इसलिए नहीं आ रही। 1 दिन नहीं आया तो मतलब डिमांड तो आपकी उतनी ही है, बट उसके कंपैरिजन में सप्लाई क्या हो गई, कम हो गई, तो डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ गई। तो बस वही फैक्ट है यहाँ पर, अगर रुपीज़ की सप्लाई बढ़ गई एज कंपेयर टू डिमांड तो उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर से बता रही हूँ, अगर रुपीज़ की सप्लाई बढ़ गई एज कंपेयर टू डिमांड, मार्केट में भाई कोई भी चीज़ आप खरीद रहे हो या फिर हम बात करें मार्केट में उसकी सप्लाई बढ़ जाए बहुत सारा, मतलब हर शॉपकीपर के पास वो चीज़ है, तो क्या होगा, उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, एज़ कम्पेयर टू डिमांड सप्लाई बढ़ गई। पहले सिर्फ 2 दुकानों पर वो चीज़ मिलती थी, अब हर दुकान पर मिल रही है, तो भाई डिमांड तो उतनी है, डिमांड के कंपैरिजन में सप्लाई बढ़ गई, और सप्लाई जैसे ही बढ़ी तो उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कम। ठीक,
अपोजिट बात करते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, अब बात करते हैं डिमांड की। अब अगर डिमांड बढ़ी एज कंपेयर टू सप्लाई, मतलब सप्लाई उतनी ही है बट मार्केट में डिमांड क्या बढ़ गई, ज़्यादा बढ़ गई। सपोज कोई सामान है वो मार्केट में 2 ही शॉप पर अवेलेबल है बट अब उसकी डिमांड मार्केट में बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई, तो देखो सप्लाई तो उतनी ही है बट एज कंपेयर टू सप्लाई डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो अगर किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। ठीक, तो इंटरनेशनल मार्केट में उन्होंने यही कहा, उन्होंने मतलब इंडिया ने फ्लोट एक्सचेंज रेट को अडॉप्ट किया या फिर चूज़ किया। क्यों चूज़ किया, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कहा ठीक है हम अपने यहाँ की करेंसी की रेट डिसाइड नहीं करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट करेगा रेट डिसाइड। अब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट रेट डिसाइड करेगा, इससे जो फॉरेनर्स थे जो इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करते थे वो बहुत ही अट्रैक्ट हुए। उनको लगा कि भाई यहाँ की गवर्नमेंट तो बहुत अच्छी है तो अपनी करेंसी डिसाइड करती ही नहीं, अब हम जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे हमें उतना ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, है ना। तो देखिए अब सपोज़ उन्होंने हमारे यहाँ इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, उन्होंने हमारे यहाँ इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, वो जब हमें डॉलर देंगे तो डिमांड किसकी करेंगे, रुपीज़ की करेंगे, और रुपीज़ की डिमांड जैसे ही बढ़ेगी उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। थोड़ा सा क्लियर करके चलेंगे, कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो इंडिया ने क्या किया, फ्लोट एक्सचेंज रेट को डिसाइड किया, उन्होंने अपनी करेंसी की वैल्यू को डिसाइड करना छोड़ दिया। उन्होंने कहा जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डिमांड और सप्लाई के हिसाब से हमारी करेंसी की रेट डिसाइड की जाएगी हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। कैसे, अगर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में रुपीज़ की डिमांड ज़्यादा है तो वही वैल्यू अपने आप क्या हो जाएगी, रुपीज़ की बढ़ जाएगी। और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में अगर रुपीज़ की सप्लाई ज़्यादा है तो अपने आप उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर इट मीन्स एक्सचेंज रेट ऑफ रुपीज़ डिटरमाइंड बाय द फोर्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। समझ में आया, जिस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा है उसकी वैल्यू कम है और जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है उसकी वैल्यू भी ज़्यादा है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म या फिर इसको हम ट्रेड रिफॉर्म भी कई जगह आपको लिखा मिल जाएगा। ट्रेड रिफॉर्म या फिर हमने अपने व्यापार से रिलेटेड क्या क्या चेंजेस किए, क्योंकि देखिए ट्रेड में बहुत सारी चीज़ें थी, वहाँ पर टैरिफ था, कोटा था, लाइसेंस था, काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो उसमें क्या क्या रिफॉर्म हुए लिबरलाइजेशन में, सबसे पहले था रिमूवल ऑफ क्वान्टिटेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पर जो क्वान्टिटेटिव रेस्ट्रिक्शन थे, मतलब आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इससे ज़्यादा नहीं मंगा सकते, क्वान्टिटेटिव मतलब 50 kg, 100 kg, 200 kg, जिसे हम क्वांटिटी में मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर जो भी क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस लगे थे उन्हें क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। अब हम अपनी मर्जी से अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग इंपोर्ट कर सकते हैं और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद रिडक्शन इन टैरिफ रेट, मतलब जो हमारी टैक्स रेट थी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग, तो उस पर टैरिफ रेट पर भी क्या कर दिया गया, रिडक्शन कर दिया गया, कम कर दिया गया। उसके बाद रिमूवल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस। इंपोर्ट मतलब अगर आप कोई कैपिटल गुड्स बाहर से मंगा रहे हैं, कुछ भी टेक्नोलॉजी बाहर से मंगा रहे हैं तो उसके लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत थी, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं था। जो इंपोर्ट लाइसेंस है, मतलब इंपोर्ट के लिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, उस चीज़ को भी हटा दिया गया ताकि आप इजीली ट्रेड कर सको। उसके बाद है हमारा रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट ड्यूटी को भी हटाया गया। एक्सपोर्ट ड्यूटी को इसलिए हटाया गया ताकि हमारे गुड्स ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो और इंटरनेशनल मार्केट में वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो, ठीक है। मतलब लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन गुड्स को जाने। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। लिबरलाइजेशन वाला टॉपिक हमने ख़त्म कर लिया। किन किन चीज़ों को लिबरल किया गया था लिबरलाइजेशन कैटेगरी के अंदर, वो हमने कर लिया। अब हम प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। दिस इज़ इट फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।